नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है। कोई 5 साल पहले की घटना है। राज्य है राजस्थान और जिला है नागौर। हुआ कुछ यूं कि 5 जनवरी 2021 को, दिन था मंगलवार, नागौर के थाना मूड़वा कस्बे के तालाब के पास वाले मंदिर में बने मकान में अचानक सवेरे सवेरे शोरगुल शुरू हुआ। एक व्यक्ति की लाश चारपाई पर रक्त रंजित पड़ी हुई थी। उसकी पत्नी भीतर से निकलकर बाहर आई अपने पति को जगाने के लिए, तो उसकी लाश देखकर वो चिल्लाने लगी, रोने धोने लगी। गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस को इत्तला हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। पता लगा साहब, इसी मंदिर के पुजारी जो पशुधन यानी पशुओं, गाय भैंस के दूध का काम भी करते थे, उनका नाम सुरेश वैष्णव है, जिनकी ये लाश खटिया पर पड़ी हुई है। हत्या के इस तरह की सूचना मिलते ही, जिसमें किसी पुजारी की हत्या हो, उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। लिहाजा तुरंत जो उस समय के मूलवा के इंस्पेक्टर थे, एसएचओ बलदेव राम, वो अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि 35 वर्षीय सुनील वैष्णव की लाश चारपाई पर पड़ी हुई है। घर की दीवारें बहुत ऊंची थी। उसे देखकर यह नहीं लग रहा था कि कोई इन दीवारों को लांघ कर भीतर आया होगा या फिर भीतर से बाहर गया होगा, क्योंकि किसी तरह के पैर के निशान दीवार पर चढ़ने या दीवार पर जो स्पर्श होता है उसके निशान उस पर नहीं पाए गए। आसपास भी कोई इस तरह की बात नहीं पाई गई जिससे ये लगे कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर उसने ये अपराध किया होगा। एसएचओ ने तुरंत इसकी जानकारी उस समय की एसपी नागौर श्वेता दनकड़ को दी, सभी उच्चाधिकारियों को दी। एएसपी राजेश मीना, सर्किल ऑफिसर विजय कुमार सांगला और श्वेता दनकड़, ये थोड़ी थोड़ी देर में सभी घटनास्थल पर पहुंच गए। सभी बड़े अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। नागौर के एफएसएल की टीम और एसओजी जो वहां की होती है, क्राइम ब्रांच, उनकी भी टीम को बुलाकर जो कुछ भी साक्ष्य फोटोग्राफ के रूप में, वीडियोग्राफ के रूप में या फिर ब्लड सैंपल के रूप में जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए जा सकते थे, उन सबको इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया उन टीमों ने। सुरेश वैष्णव के घर वालों से पूछताछ की गई। पूछताछ में घर वालों ने बताया कि सुरेश वैष्णव रात में पशुओं का चारा खिलाने के लिए बाहर गए थे और चारा खिलाने के बाद जब वापस आए तो बरामदे में पड़ी चारपाई पर सो गए। अगली सुबह 5 जनवरी को ये घटना है। सूचना मिली थी 4 जनवरी को, 5 जनवरी को। 4 जनवरी की रात में अंतिम बार उनको जीवित अवस्था में चारा खिलाने के लिए पशुओं को जाते हुए देखा गया था। 5 जनवरी की सुबह सुरेश की पत्नी किरण ने आकर अपने पति को आवाज दी तो कोई उसका जवाब नहीं आया। फिर किरण बरामदे में आई और जैसे ही चारपाई पर खून से लथपथ पति सुरेश का शव देखा, रोने चिल्लाने लगी। खैर, पड़ताल में सामान्य रूप से यानी प्राइमा फेसी ये पता चला कि मृतक सुरेश वैष्णव मंदिर के ही अहाते में बने घर में रहता था। सुरेश के परिवार में उसकी 30 साल की पत्नी किरण, उसके अलावा 4 बच्चे भी थे। घटना वाली रात किरण अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी। सुरेश बरामदे में सो रहा था। कहना यह था कि देर रात ये पशुओं को चारा देने के बाद 1-2 बार उन्हें देखने जाते हैं, इसलिए वो आकर बरामदे में पड़ी चारपाई में सो जाते हैं, वो घर के भीतर नहीं आते। बाकी परिजनों से भी पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि रात में उसने कोई शोरगुल
कोई खटका, कोई खटपट, कोई आवाज, किसी के आने जाने की कोई आवाज किसी ने सुनी हो। एसपी श्वेता धनखड़ ने स्वयं पत्नी किरण और परिजनों से, महिलाओं से बातचीत की कि क्या सुरेश की किसी से दुश्मनी थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, पैसे का कोई लेन देन था, या किसी पर कोई शक हो तो वो बताया जाए। लेकिन सबने एक स्वर से कहा कि मृतक सुरेश बेहद शांत स्वभाव का था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न तो उसकी कभी किसी से कोई लड़ाई हुई है, इसलिए परिजनों को किसी पर कोई शक नहीं था। कोई कातिल घर में आकर सोते हुए व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या करके चला गया। मृतक के बीवी, बच्चे, भाई और अन्य पारिवारिक सदस्यों को कानों कान खबर नहीं हुई। घर की दीवार, मैंने आपको बताया, इतनी ऊंची थी कि उस पर चढ़कर भीतर आना और वापस जाना संभव नहीं था। न ही घर की चारों ओर की दीवारों पर किसी तरह के कोई निशान, पैरों के निशान तो जरूर पड़ेंगे, अगर वो चढ़ेगा, सीढ़ी लगाकर चढ़ेगा तो सीढ़ियों के निशान पड़ेंगे, लेकिन किसी तरह का कोई निशान दीवार के आसपास इस तरफ या उस तरफ कोई नहीं निशान पाया गया। खैर, पुलिस ने शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस करती रही। एफएसएल टीम ने एविडेंस कलेक्ट कर लिए। शव पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें हथियार के 3-4 गहरे जख्म थे और इन्हीं जख्मों के कारण, इन्हीं एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से उसकी मृत्यु होना पाया गया था। पुलिस ने ग्रामीणों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन यानी विवेचना आगे बढ़ सके। और घूम टहल के पुलिस को बार बार ये शक होने लगा कि हो न हो हत्यारा कोई न कोई घर का ही है, क्योंकि बाहर से किसी के आने जाने की कोई संभावना नहीं लगती है। और दूसरा कारण ये भी कि सुरेश का मकान गांव से बिल्कुल सट के अलग सुनसान इलाके में था, जहां कोई शोर शराबा नहीं हो सकता था। और ऐसे में हत्यारा हत्या करके चला जाए और किसी को पता न लगे, क्योंकि बिल्कुल जैसे इतना शांत कि झिंगुर और कीट पतंगों की आवाज भी सुनाई पड़े, ऐसे में कोई खटपट न हो और कोई इतनी बड़ी हत्या करके चला जाए, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। पुलिस ने एक एक करके सुरेश की पत्नी किरण सहित सभी परिजनों की कुंडलियां खंगालना शुरू कर दी। सभी के कॉल डिटेल्स निकाले गए और फिर उसके बाद उसकी डीप एनालिसिस, जो कॉल डिटेल्स की एनालिसिस होती है, वो शुरू कर दी गई। साथ में पुलिस ने अपने मुखबिरों को, अपने इन्फॉर्मर्स को गांव में भी एक्टिवेट कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को दे दिया और परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली थे। मृतक की पत्नी किरण वैष्णव के मोबाइल कॉल डिटेल्स से पता लगा कि जोधपुर जिले के बनाड़ थाने के गांव दईकड़ा का रहने वाला शंभू दास वैष्णव वो किरण से दिन में और रात में कई कई घंटे की कॉल करता था और रात में बहुत देर रात तक और पूरा दिन भर लगभग उससे फोन पर बात हुआ करती थी। तो पड़ताल में सामने आया कि शंभू दास सुरेश वैष्णव यानी मृतक का सगा भांजा था। अब तक पुलिस अधिकारियों को जो गांव में मुखबिर लगाए गए थे, उनके जरिए भी ये सूचना मिल गई थी कि इसके घर में सिर्फ शंभू दास का आना जाना पाया जाता है, वो भी ऐसे समय में जब घर में ये मृतक न रहता हो या न रहा हो। सुरेश वैष्णव ज़्यादातर ऐसे समय में वो आता था जब सुरेश वैष्णव घर पर नहीं होता था और आने जाने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। खैर, पुलिस ने तत्काल सुरेश के 21 साल के भांजे शंभू दास वैष्णव को पूछताछ के लिए उठा लिया, उसे थाने पर
ले आई। पहले वो शुरू में टाल मटोल करता रहा, उसके बाद जब पुलिस अपने पर आई, यानी पुलिस ने जब विशेष श्रेणी की पूछताछ शुरू की, तो वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया कि मामी किरण के साथ उसके अवैध संबंध थे। मामा सुरेश को उनके संबंधों पर शक हो गया था। इसी कारण मामी भांजे को पति सुरेश वैष्णव संबंधों में रोड़ा लगने लगा था और दोनों ने योजना बनाकर और दोनों के सहयोग से फिर मामा की हत्या कर दी गई। जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने किरण को भी हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। किरण पहले तो मना करती रही, लेकिन जैसे ही पुलिस ने बताया कि शंभू ने पुलिस को सारी बातें बता दी हैं, बेहतर होगा तुम अपने मुंह से वो सब बातें बताओ, पुलिस ने हिंट के तौर पर भी कुछ बातें उसको बता दी। इतना सुनते ही किरण के भी होश फाख्ता हो गए और उसे लगा कि जब शंभू ने सब बता दिया है तो बचना मुश्किल है। खैर वो टूट गई और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने भी बताया कि भांजे के साथ उसके अवैध संबंध करीब 1.5 साल से चल रहे थे। पुलिस ने मृतक सुरेश वैष्णव के भाई की रिपोर्ट पर सुरेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और हत्या के आरोपी शंभू दास वैष्णव और किरण वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने शंभू दास और किरण को 8 जनवरी 2021 को कोर्ट में पेश करके पुलिस कस्टडी रिमांड उनका ले लिया। फिर पुलिस कस्टडी रिमांड में उनसे विस्तार से पूछताछ हुई। पूछताछ में जो कहानी सामने आई, जो कड़ियों से कड़ी जोड़कर उन लोगों की बातें सुनकर, मौके की स्थिति को देखकर जो पुलिस वालों ने देखा था, उन सब को देखकर और सीडीआर में जो चीज़ें आई थीं उनको भी जोड़कर ये पता लगा कि दोनों की शादी, किरण और सुरेश की शादी 12 साल पहले हुई थी। सुरेश मंदिर में पुजारी का काम करता था। इसके अलावा उसके पास कई पशु भी थे। वो पशुधन या पशु का भी काम करता था, जैसे दूध, घी, दही, मक्खन इत्यादि निकालकर और उन्हें बेचने का काम भी करता था। इसके अलावा वो गांव में जो भी उस मंदिर के आने जाने वाले यजमान थे, उनके घर से अनाज और आटा इत्यादि ले आता था और इसी से उसके परिवार का गुजर बसर आराम से हो रहा था। ये भी सही था, पुलिस की पूछताछ में आया कि सुरेश सीधा साधा व सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वो अपनी पूजा पाठ और गृहस्थी में मस्त रहता था। समय के साथ सुरेश की पत्नी किरण 4 बच्चों की मां बन गई। करीब 2.5 साल पहले शंभू दास अपनी ननिहाल मूलवा आया था और तभी दोनों की, किरण और शंभू दास की देखी देखा हुई। धीरे धीरे शुरुआत में वो 2 महीने पर आने लगा और करीब इधर 2 साल से उन दोनों के बीच बहुत प्रगाढ़ संबंध हो गए और वो दोनों एक दूसरे के सीमा से ज़्यादा करीब आ गए। सुरेश का घर शंभूदास का ननिहाल था, मगर जब वो महीने में 4-5 बार आने लगा तो सुरेश को भी अपने भांजे और पत्नी के संबंधों पर शक होने लगा। एक दिन उसने कहा कि शंभू, तुम कुछ काम धंधा करो, बहन और बहनोई को कुछ कमा कर ला कर दो कि वो कितने दिन तक तुम्हारा पेट भरते रहेंगे। मामा सुरेश की ये बात शंभू को कांटे की तरह चुभ गई, मगर वो कुछ बोला नहीं। उसके बाद शंभूदास महीने में 1 बार ही या बामुश्किल तमाम 2 बार आने लगा। उसके 1-2 बार आने पर भी अब सुरेश वैष्णव शंका की दृष्टि से देखता रहा और जब किसी आदमी को कोई शंका हो जाती है, खासकर अपने घर में ही किसी पर, तो वो उस पर निगाह रखता है और पैनी निगाह रखता है। और वही जो बहुत ही कॉमन एक तरीका है इस तरह की बातों को पकड़ने का, कि एक दिन ये कह के कि मैं फला जगह जा रहा हूँ और ये अंदाज लगाकर ये 3-4-5 घंटे बाद वापस आएंगे। वो दोनों अपने
प्यार दुलार में व्यस्त हो गए। और इसी बीच आधे पौन घंटे बाद ही वापस आ गया सुरेश वैष्णव, और सुरेश ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसने पत्नी को बहुत फटकार लगाई और ये भी कहा कि ये भांजा है, नहीं इसे मैं लाठियों से मारता। भांजे को मारने में, पीटने में या थप्पड़ लगाने में ही लोग कहते हैं बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होता है, हाथ कांपते हैं, ऐसा मानना है समाज में लोगों का। तो उसको डांटा, वो भाग गया, लेकिन पत्नी को उसने बहुत भला बुरा कहा, फटकार लगाई। किरण ने पत्नी से अपने पति से पत्नी किरण ने अपने पति से अपने इस किए पर माफ़ी मांगी और वो कहा कि अब वो शंभू से कभी नहीं मिलेगी, उसका यहाँ पर आना जाना बंद करा देगी। सुरेश, जैसा कि सब लोगों ने बताया था कि बहुत ही सरल शांत स्वभाव का था, उसने समझा कि ये सुधर जाएगी और उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। मगर यहीं पर ये उसकी गलतफहमी थी, यही उसकी सोच में कमी थी। शंभू और किरण ने सुरेश को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। माफ़ी तो मांग ली, बाद में जब वो दोबारा आया तो सारी बात बताई और फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि अब ये हम लोगों को मिलने नहीं देगा, इसको रास्ते से हटाना होगा। तय किया गया कि शंभूदास छिपकर कुल्हाड़ी लेकर किरण के घर में आकर नीचे वाले कमरे में छिप जाएगा। रात में सुरेश बरामदे में ही सोता था। सुरेश को नींद आने पर किरण खाली गिलास जमीन में गिराएगी, जिससे आवाज होगी और ये आवाज इस बात का संकेत होगा कि तुम अपना काम अब कर लो, वो गहरी नींद में सो रहा है। और फिर 4 जनवरी की शाम होते ही कुल्हाड़ी लेकर शंभूदास किरण के घर पहुंच गया। किरण ने उसे सारी योजना समझा दी और नीचे वाले कमरे में उसे छिपा दिया। उस समय सुरेश पशुओं को चारा डालने गया हुआ था। चारा डालकर सुरेश घर लौटा और फिर खाना खाकर फिर से पशुओं को देखने गया। उसके बाद आकर बरामदे में सो गया। रात के करीब 12 बजे किरण ने जमीन पर खाली गिलास गिराया और इसका मतलब ये था, ये इशारा हो गया कि अब तुम उठो और अपना काम करो। इशारा मिलते ही शंभूदास कमरे से निकला और बरामदे पर पहुंचा। उस समय सुरेश गहरी नींद में था। पलक झपकते ही शंभूदास ने कुल्हाड़ी से वार करके सो रहे मामा सुरेश को एक के बाद एक 4 बहुत ही वजनी कुल्हाड़ी से जब वार किए, खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो मौत की नींद सो गया। उसके बाद शंभूदास अपने काम पर चला गया। बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सब काम हुआ और सुबह होने पर किरण ने योजना के अनुसार ही उठकर बरामदे में जाकर रोना शुरू कर दिया। तब घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। फिर मुड़वा थाने पे सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मौका मुआयना किया और फिर पकड़े गए और रिमांड की अवधि में शंभूदास से हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी यानी आला कतल, खून से सने कपड़े और मोबाइल भी बरामद कर लिया। रिमांड की अवधि खत्म होते ही शंभूदास और किरण को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अभी ये इन दोनों के ऊपर हत्या के इस अपराध का ट्रायल चल रहा है। आज की घटना, मामा भांजे या मामी भांजे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। जो भी ग्रामीण परिवेश के लोग होंगे या किसी भी परिवेश के लोग होंगे, उत्तर भारत में खासकर भांजे का बड़ा उच्च स्थान होता है और जब वो अपने ननिहाल जाता है तो सारे लोग भांजे को इतना पवित्र मानते हैं कि सब उसके पैर छूते हैं। भांजा उम्र में कितना भी छोटा हो, लेकिन सभी लोग जो घर में बड़े हैं उससे, वो उसके पैर छूते हैं कि भांजा या भगीना, जो भी आप कहें, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन बहन का लड़का जिसे कहते हैं, तो वो उसकी पूजा की जाती है। ये कहा जाता है कि अगर आप उसको एक बार भांजे को खाना खिला दें तो सैकड़ों गौदान के बराबर आपको पुण्य मिलता है। भांजे के बारे में बहुत ढेर सारी
बातें तमाम ग्रंथों और पुराणों में, धार्मिक किताबों में लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर भांजे ने सामाजिकता के सारे नियम कानून तोड़ दिए और अपनी मामी से ही संबंध बना लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भांजे की ही गलती थी। असली गलती तो मामी की थी। उसे अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं आया। वो 35-36 साल की थी, भांजा उसका 21 वर्ष का था, मात्र 21 वर्ष का। उसका इसका भी ख्याल नहीं आया और इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि उसके 4 बच्चे हैं, पति घर में ही रहता है। वो इतना उसके अपने भांजे के उस प्यार में, उस इश्क में, उस मोहब्बत में इतना पागल हो गई कि अच्छा चलिए पागल हो गई तब भी गनीमत था, लेकिन इस पागलपन में उसे अपना ही पति दुश्मन जैसा लगने लगा। और फिर भांजे और पति की पत्नी ने मिलकर योजना बनानी शुरू की, क्योंकि पति को इनकी हरकत का पता लग गया था। लोग ये सोचते हैं कि ये सब कुछ हम छुप छुप के कर रहे हैं, लेकिन ये बात आज तक लोग नहीं समझ पाए, ये कभी नहीं छुपती। गांव समाज में रह के अगर कोई ये काम, ये इस तरह के अनैतिक बातें अगर करता है या उसमें लिप्त होता है, तो उसे पता ही लगना है, लोगों को जानना ही जानना है। और मोहल्ले में कोई भी जानेगा, वो किसी न किसी बहाने महिला के पति या बच्ची है तो उसके पिता, उस तक ये बात कम्युनिकेट जरूर हो जाएगी। पता ही लगना था, इसलिए पता लग गया। तब उसने तुरंत ही अपनी बला टालने के लिए माफ़ी मांगी पत्नी ने, और कहा कि भी दोबारा कभी नहीं होगा, मैं आने नहीं दूंगी, सारे संबंध ख़त्म कर लूँगी, आदि आदि बातें। लेकिन जैसे ही उसने माफ़ कर दिया, फौरन अपने भांजे को बुलाकर ये बताया कि अब आने वाला समय खराब होगा, हम तुम मिल भी नहीं पाएंगे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है इसे रास्ते से हटाया जाए। और उन्होंने उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया, उसको धरातल पर उतारा भी, एग्जीक्यूट भी किया। और भांजे ने अपने मामा को कुल्हाड़ियों से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। देखिए, इस अपराध के लिए तो ट्रायल में हत्या के अपराध की सजा मिलेगी, साबित करेंगे, प्रोसिक्यूशन ठीक से परसू करेगा तो हत्या की सजा इनको मिलेगी। लेकिन कानून में रिश्तों और सामाजिक संबंधों का कोई उल्लेख नहीं है। मसलन अगर पिता पुत्र की हत्या करे या पुत्र पिता की हत्या करे तो मुकदमा यानी कानून के हिसाब से दोनों ही हत्याएं हैं। पिता ने पुत्र को मारा है या पुत्र ने